हेलो फ्रेंड्स, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये मैंने खुद बनाया है। और ये पीडीएफ एक तरीके से आप इकोनॉमिक्स के लिए मास्टर सर्कुलर मान सकते हैं। और ये जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ इसको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ये आप किसी भी एग्ज़ाम के पहले 1-2 घंटे कर लेंगे तो आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट मिल जाएगा इसमें। और अभी जो रिसेंट में एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे पीसीएस का जो प्री एग्ज़ाम होना है उसके लिए, या जो भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए, या जो उसके बाद एग्ज़ाम होते हैं, जो भी फर्दर लेखपाल या किसी भी टाइप के जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसको समझने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें आधा से 1 घंटा देना पड़ेगा और इसमें आपका काफ़ी कुछ रिवीजन हो जाएगा। तो हम लोग आज बात करें इकोनॉमिक्स के बारे में। ये मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, इसको आप समझिए। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी जो है वो हमारी मिक्स्ड टाइप की इकोनॉमी है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं। तो इस टाइप के इकोनॉमी को हम लोग मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। यानी इसमें कैपिटल मार्केट भी होगी और इसमें सोशल सर्विस भी देखा जाएगा जिसको गवर्नमेंट कवर करेगी। और इस टाइप की जो इकोनॉमी होगी इसको हम लोग मिक्स इकोनॉमी करेंगे। यानी इस टाइप की इकोनॉमी में गवर्नमेंट सेक्टर भी रहेगा और इस टाइप की इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा। इसको मिक्स इकोनॉमी कहते हैं और हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो इंडिया ने अडॉप्ट किया था वो 1948 में अडॉप्ट किया था। इंडिया की फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी ये। यानी पहली औद्योगिक पॉलिसी जो थी वो 1948 की थी। ये वाला जो क्वेश्चन था ये अभी यूपी ट्रिपल एससी का जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि इंडिया की जो पहली इकोनॉमिक पॉलिसी वो कब आई थी, तो वो आई थी 1948 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो भी डेवलपिंग नेशन होते हैं या जो भी डेवलपिंग इकोनॉमी होती है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो देखिए, अगर कोई भी देश डेवलप नहीं हुआ है, अभी वो डेवलपिंग कंट्री है, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होंगी। जैसे क्या होगा? उसका जो एग्रीकल्चर सेक्टर होगा वो ज़्यादा होगा। यानी जो भी उसका जीडीपी का पार्ट होगा उसके जीडीपी के पार्ट में एग्रीकल्चर सेक्टर का रेशियो ज़्यादा होगा। पहली चीज़, जैसे इंडिया में है अप्रॉक्स 53% के आसपास एग्रीकल्चर का रेशियो। उसके बाद जो लो कैपिटल इनकम होगी वो लो कैपिटल इनकम हो जाएगी। यानी पर पर्सन की जो इंडिविजुअल कैपिटल इनकम होगी वो कम होगी। ह्यूमन रिसोर्स जो कैपेबिलिटी होगी वो कम होगी। यानी जो भी उसके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो उतना ज़्यादा ट्रेन नहीं होगा। वो मोस्टली प्राइमरी सेक्टर में लगा रहेगा। इसके अलावा वो किस में लगा रहेगा? इस टाइप के काम में लगा रहेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा रहेगा। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसके पास अपने रिसोर्सेज कंपेरेटिवली कम होंगे, टेक्नोलॉजी कम होगी, ये सारी चीज़ें उसके पास कम होगी। अब आते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो होती है उसको कौन सा संगठन जारी करता है? एनएसओ द्वारा। एनएसओ जो है वो सीएसओ और एनएसएसओ इसको मिला करके नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। पहले एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन था और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, इन सबको मिला करके बनाया गया था एनएसओ। और ये कब हुआ था? 2019 में। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 2019 में सीएसओ और एनएसओ को मिला करके एनएसओ मिल गया था। आगे आते हैं, हिंदू ग्रोथ ग्रोथ रेट। ये क्या है? जो हिंदू ग्रोथ रेट है एक टर्म है जिसे राज कृष्णा ने दिया था। और 1950 से 1980 के दशक में जो ग्रोथ रेट थी उसको हिंदू ग्रोथ रेट टर्म दिया गया था। इस समय जो ग्रोथ रेट थी वो काफ़ी कम थी और मोस्टली आप मान करके चलिए कि मैक्सिमम 3 से 5% के आसपास ग्रोथ रेट थी इस समय। आगे आते हैं, एलपीजी रिफॉर्म। एलपीजी रिफॉर्म जो है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन प्लस प्राइवेटाइजेशन प्लस ग्लोबलाइजेशन, ये टर्म है। ये एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। ये 1991 में पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट ने चालू किया था क्या? इन 1990 के आसपास इंडिया में लाइसेंसिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा था। यानी अगर आपको कोई भी व्यापार लागू करना है या व्यापार चालू करना है, बिजनेस चालू करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिया में जो यानी एक्सपोर्ट हो रहा था वो कम हो गया, इम्पोर्ट ज़्यादा होने लगा। धीरे धीरे उसके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी और उसके पास फंड नहीं था आगे बिजनेस करने के लिए। तो फिर उसने आईएमएफ से सपोर्ट मांगा
तो आईएमएफ ने कुछ कंडीशन लागू किया, वो कंडीशन एक तरीके से एलपीजी रिफॉर्म के रूप में सामने आई। तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, वो थे पीवी नरसिम्हा राव, और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, वो थे मनमोहन सिंह। लागू कब हुई थी, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म। आगे आते हैं, नेशनल इनकम में कई सारी चीज़ें उसको समझेंगे। जो नेशनल इनकम की जो सबसे पहले अवधारणा दी थी वो साइमन कुजनेट्स ने दिया था। इसके अलावा जो नेशनल इनकम होती है वो होती क्या है, ये लिखा है CIG। सी स्टैंड्स है, सी कंजम्पशन को बताता है कि कितना कंजम्पशन हो रहा है, आई बताता है इन्वेस्टमेंट को, और उसके बाद जो जी बताता है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बताता है। तो ये फॉर्मूला होता है जीडीपी का। जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, CIG प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम जो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है उसकी जो नेट वैल्यू होती है उसको एक्स माइनस एम बोलते हैं। ठीक, ये नेशनल इनकम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। जीडीपी, अब जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है, जीडीपी की डेफिनेशन होती है कोई भी देश अपनी सीमा के भीतर एक साल के अंदर जो भी वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है उसकी जो टोटल वैल्यू होती है उसको जीडीपी बोलते हैं। इसमें बीच के जो इफेक्ट होते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, अंतिम प्रोडक्ट केवल देखा जाता है इसमें जीडीपी में। ठीक, विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री जो मेन इसका चेक किया जाता है जीडीपी में, वो देखा जाता है कि देश की सीमा के भीतर वो काम होना चाहिए। वो कोई भी करे, फॉरेनर करें या यानी जो उसके सिटीजन है वो करें, वो सब कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद आता है नेशनल इनकम कमेटी। जो नेशनल इनकम कमेटी है वो 1949 में बनी थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो पीसी महालनोबिस थे। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी मैंने बताया था कि NSSO प्लस CSO को मिला करके NSO बना दिया गया है। तो इसमें जो CSO है, CSO को फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1951 में बनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम। पहली बार, वैसे अगर देखा जाए तो नेशनल इनकम को जो सबसे पहली बार बताया था वो दादा भाई नौरोजी ने बताया था, और ये बताया था लगभग 1867 के आसपास बताया था। लेकिन जो पहली बार जो साइंटिफिक वे से जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था वो कैलकुलेट किया था VKRV राव ने 1931-32 में, यानी आज़ादी के पहले ही कर लिया था। इसके बाद आ जाते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर होता क्या है, हमें अपने रिसोर्स का इस तरीके से यूज करना है कि वो हमारी आगे की जो जनरेशन है उसके लिए भी बचा रहे, इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसकी अवधारणा सबसे पहले कहाँ आई, अवधारणा 1970 से चालू हो गई थी, उसके बाद 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसको हम लोग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। 1972 में इम्पॉर्टेंट है ये। इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट बोलते हैं, जो 1987 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था उसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। ये पीसीएस के एग्जाम में भी एक बार पूछा जा चुका है, और इसमें ही पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी। इसके बाद 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, इसके 20 साल बाद रियो में अर्थ समिट हुई। फिर इसके 20 साल बाद 10 साल बाद, सॉरी 10 साल बाद वर्ल्ड समिट हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2002 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जारी किए गए हैं, उसमें टोटल 17 गोल हैं और 169 टारगेट्स हैं। इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ लेता है। और ये किस अवधि के लिए जारी किए गए हैं, 2015 से 2030 के लिए। इसीलिए इसको 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। पेरिस एग्रीमेंट जो है ये 2015 में लागू किया गया था। यूएसए इससे बाहर हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है इसकी अवधारणा भारत में कहाँ से ली गई है, DPSP है, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, पार्ट 4 में आते हैं। इसका जो आर्टिकल 48A है इसमें प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया, और इसी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अवधारणा ली गई है इंडिया में। इसके अलावा 51A का जो पार्ट है 5A बोल सकते हैं इसे, जो पार्ट 5 है 51A पार्ट 4 का जो पार्ट ए है इसमें बताया गया है हमारे जो मौलिक कर्तव्य उनके बारे में बताया गया है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया, उसमें भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात की गई है। इसके अलावा जो 11th 5 ईयर प्लान था जो कि 2007 से 2012 के बीच में था,
इस प्लान में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी। अब जो 11th 5 ईयर प्लान आया था उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह थे, और जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग, उसके जो यानी एक तरीके से मेन पर्सन थे, उनका नाम था मोंटेक सिंह अहलुवालिया। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये नोडल एजेंसी है किस चीज़ के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लागू करने के लिए, और एसडीजी इंडेक्स भी निकालती है। एसडीजी इंडेक्स भी नीति आयोग ही निकालता है। ये भी एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है। अब नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2008 में लागू किया गया था। इसको इस तरीके लिखते हैं, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में लागू की गई थी। उस समय उसके जो मेन पर्सन थे उनका नाम था पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब थोड़े बहुत एक्ट पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में आ जाते हैं। इंडस्ट्री एक्ट 1951 इम्पॉर्टेंट है। कंपनी एक्ट 1956 में बना था, फिर 2013 में उसको अमेंड कर लिया गया था। इसी 2013 में एक CSR पॉलिसी लागू हुई थी। इसका फुल फॉर्म है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ये तय किया गया था कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उसे अपने टोटल प्रॉफिट का 2% कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के रूप में देना पड़ेगा, यानी समाज के कार्यों में देना पड़ेगा। फैक्ट्री एक्ट 1948, और इसी समय पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई थी, तो ये याद रखना इजी हो जाएगा। अप्रेंटिस एक्ट 1961, MSME एक्ट 2006, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये भी एक बार PCS में क्वेश्चन आया था, तो उसमें जोड़े मिलाने को जब दिया गया था तो उसमें 1870 लिखा हुआ था एक जगह, तो इसका आंसर 1872 होगा। जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वो जो सबसे पहली न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो उसी समय आई थी जब LPG रिफॉर्म आए थे, और वो किस ईयर में था? 1991 में। प्राइम मिनिस्टर उस समय नरसिम्हा राव थे, और जो आपके वित्त मंत्री थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह थे। आज की डेट में, उस समय बहुत लाइसेंसिंग सिस्टम था जैसा कि मैंने पहले ही बताया। आज की डेट में केवल 5 इंडस्ट्रीज या 5 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर लाइसेंसिंग सिस्टम है। जैसे आप डिफेंस को मान लीजिए, या रेलवे में काफ़ी हद तक मान लीजिए। अब बात करते हैं PSU के बारे में। PSU क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसका फुल फॉर्म होता है। ऐसी कंपनियां जिसमें सरकार का जो शेयर होता है वो ज़्यादा होता है, वो PSU के रूप में होती हैं। तो PSU को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे महारत्न किया गया है, नवरत्न किया गया है, और इसके बाद में मिनी रत्न भी किया गया है। तो जो आज की डेट में 2025 में जो महारत्न है वो 14 है, नवरत्न जो है वो 26 है, और जो सबसे लेटेस्ट महारत्न बनी है वो HAL बनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो हेड ऑफिस है वो लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। हमेशा एग्जाम में आता है जो कि यूपी से रिलेटेड है। नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। जिस कमेटी ने रिकमेंड किया था उस कमेटी का नाम था शिवरमन कमेटी। 6वें पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको लागू किया गया था। इसी तरीके से एग्जिम बैंक जो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1982 में ये बना था। नाबार्ड भी 1982 में बना था। दोनों एग्जाम PCS में कई बार आ चुके हैं दोनों क्वेश्चन, और स्टेट जो भी एग्जाम है उसमें हमेशा आते हैं क्वेश्चन। मेक इन इंडिया जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए, वो 2014 में लागू किया गया था। 2014 में हाथी, एलिफेंट, यानी एक तरीके से ये दिखाया गया कि इंडिया, इसका जो लोगो है वो यही है। इसमें बताया गया है कि किस तरीके से इंडिया आगे बढ़ सकता है। उसमें पहले हाथी को लिया जाना था, और उसके बाद में इसमें लायन को लिया गया है, शेर को। PM मुद्रा योजना 2015 में आई थी, जिसके द्वारा लोन दिया जाता है, जिसमें शिशु, किशोर, इस टाइप का कैटेगराइजेशन किया गया। और 2015 में ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को लागू किया गया था। ये सब एग्जाम में आते हैं। PMSBY जो है वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए 18 से 70 साल तक के लोग उसको ले सकते हैं। PMJJBY जो है वो 18 से 50 तक की एज के लिए है। और जो APY है
वो 18 से 40 तक हैं। ये ईयर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गिल्टेज्ड मार्केट क्या होती है? ऐसी मार्केट जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचा या खरीदा जाता है, वो गिल्टेज मार्केट होती है। जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, अगर कोई खरीदना या बेचना चाहता है तो उसके लिए जो मार्केट होती है, शेयर बाजार की तरीके की होती है, उसको हम गिल्टेज मार्केट बोलते हैं। इसी तरीके बुलियन मार्केट होती है। ऐसी मार्केट जहाँ पर गोल्ड, सिल्वर या और भी जो मेटल्स होती हैं उसकी खरीद फरोख्त होती है, उसको बुलियन मार्केट बोलते हैं। दोनों एग्जाम में बहुत आते हैं। इंडिया का जो शेयर है जीडीपी में, यानी जो इंडिया के शेयर्स हैं, मतलब सेक्टर्स हैं, उनका किस हिसाब से शेयर है वो देखते हैं। सबसे ज़्यादा टर्शियरी सेक्टर का है, दूसरे नंबर पर सेकेंडरी सेक्टर का है, तीसरे नंबर प्राइमरी जिसमें एग्रीकल्चर इत्यादि आता है, उसका शेयर है मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से। फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट लागू करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई लागू करता है। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं एमपीसी में, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जिसमें आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो इसका हेड होता है। ग्रेसम्स रूल है। ग्रेसम रूल ये बताता है कि अगर मार्केट में ऐसी कंडीशन आई कि वहाँ पर कोई खराब मुद्रा है और अच्छी मुद्रा है, तो धीरे धीरे जो अच्छी मुद्रा है, यानी जो गुड करेंसी है, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जो बैड करेंसी है वही मार्केट में बची रहेगी। ये ग्रेसम का रूल है। इसी तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गिनी कोफिशिएंट किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये मेजर करता है गरीबी का, इक्वलिटी का, असमानता का मेजर करता है। फिलिप्स कर्व किससे रिलेटेड है? ये बताता है महंगाई यानी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में बताता है। एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसको महबूबुल हक और इंडिया के अमर्त्य सेन थे, इन लोगों ने मिलकर के बनाया था, और 1999 में इसको बनाया गया था, और यूएनडीपी इसका यूज करता है। पावर्टी के लिए जो कमेटी बनी है वो कौन कौन सी? एक तेंदुलकर कमेटी है जो 2009 में बनी है, एक रंगराजन कमेटी है जो 2014 में बनी है। ये अध्ययन करने लायक है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की जो अवधारणा पेश किया था वो भूटान ने पेश किया था। अब बुक्स है, दास कैपिटल, इस बुक को जो लिखा था वो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखा था। एक योजना है यूपी किसान मित्र स्कीम, ये 2001 में लागू की गई थी, बहुत एग्जाम में आता है। डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें सर्विस को नहीं शामिल किया जाता है, इसमें केवल मैन्युफैक्चरिंग करके जो भी सामान यानी अंतिम उत्पाद होता है उसको शामिल किया जाता है, सर्विसेज को नहीं शामिल किया जाता है। ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखने वाली चीज़ है। डब्ल्यूपीआई में सर्विस नहीं शामिल किया जाता, जबकि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सर्विस को भी शामिल किया जाता है। एफआरबीएम एक्ट, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बैलेंसिंग मैनेजमेंट एक्ट है, ये 2003 में लागू किया गया था, एनके सिंह कमेटी ने लागू किया था इसे। एनएफएसए एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये 2013 में लाया गया था, ध्यान रहेगा। एफआरबीएम 2003, एनएफएसए 2013। इक्वलाइजेशन लेवी किसे बोलते हैं? काफ़ी एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। ऐसा टैक्स जो डिजिटल सर्विस के ऊपर लगाया जाता है उसको इक्वलाइजेशन लेवी बोलते हैं। एमएसपी टोटल जो लागू की जाती है वो 22 क्रॉप्स के द्वारा, 22 जो हमारी क्रॉप है उनके ऊपर लागू की जाती है। ये जो मैंने आपको बताया है सारी चीज़ें हैं, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। आप देखिए कि इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी के लिए इतना ही, बाद में देखते हैं कि और क्या किया जा सकता है। थैंक यू।